गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पायरोल के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बताया था हेट्रोसाइक्लिक में, जो आपको जरूरी है जितना। अब अपन एक एक लेके उन सभी कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले पायरोल। पायरोल एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक है। 5 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक है, जिसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन होता है। ठीक है। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो होती है 87.8 किलो जूल पर मोल। ये इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 0.81 डिबाई। ये कैपिटल डी भी लिखते हैं डिबाई के लिए। ये इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है। ये जो पायरोल है ये ज्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर मिलता है, जैसे क्लोरोफिल में पायरोल मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से हीमोग्लोबिन में भी पायरोल मिलता है। एल्कलॉइड्स में, एल्कलॉइड जो प्लांट प्रोडक्ट हैं उनमें भी पायरोल मिलता है। और विटामिन B12 का जो स्ट्रक्चर है वो भी पायरोल, उसमें भी पायरोल की जो रिंग है वो मिलती है। सब नेचुरल प्रोडक्ट्स में पायरोल मिलता है। अब अपन इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला जो मेथड है वो है कि इसको अपन किससे बना सकते हैं? फ्रॉम कोल तार। कोल तार, जो कि जब कोल गैस प्रोड्यूस की जाती है कोल से, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है कोल तार। तो कोल तार जो है उससे अपन को पायरोल मिलता है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कोल तार को बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं। तो बेसिक मीडियम में ट्रीट करने पे जितनी भी एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी एसिडिक इम्प्योरिटीज हैं, उनको बेसिक मीडियम रिमूव कर देता है। फिर जो भी अपने पास रिमेनिंग है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को अपन फिर एसिडिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, ताकि एसिडिक मीडियम जितनी भी बेसिक इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव कर दे। उससे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट का अपन करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उस प्रोडक्ट का हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को हीट कर रहे हो, हीट करेंगे तो आफ्टर इट्स बॉइलिंग पॉइंट जब वो उसकी वेपर्स बनने लगेंगी, तो वो जो वेपर्स हैं उनको फिर अपन कंडेंस करते हैं कंडेंस ट्यूब के थ्रू, और वो वापस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। मतलब वो जो लिक्विड था जिसको आप वेपराइज आपने पहले हीट किया, उसमें से वो वेपर फॉर्म में निकल जाती है, और उस वेपर को फिर अपन क्या कर लेते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब ये है कि मान लो वो जो लिक्विड स्टार्टिंग में आप ले रहे हो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो हर अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट होंगे। जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उस टाइम उसकी वेपर्स बनने लग जाएंगी। तो ये जो कोल तार से जो अपन को प्रोडक्ट मिलता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में ट्रीट करने के बाद, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो होता है 373 से लेके 423 केल्विन के बीच में। मतलब यहाँ के करीब जो वेपर्स बनती हैं और जो कंडेंस होती है वो पायरोल ही बनता है। मतलब वो पायरोल का ही डिस्टिलेशन होके हमें पायरोल वहां पे दूसरे बीकर में मिल जाएगा। होता क्या है डिस्टिलेशन, आप देखो, जैसे यहाँ पे आपने ये बर्नर लगा दिया और इसके अंदर ये लिक्विड है। लिक्विड जो है वो वेपराइज होगा एक ट्यूब के थ्रू, और वेपराइज होके दूसरी तरफ एक दूसरा कंटेनर होगा, जहां से जब ये इस ट्यूब के थ्रू वेपर निकलेंगी तो ये वेपर्स कंडेंस हो जाएंगी और ये इसमें फिर लिक्विड की तरह ऐड होती जाएंगी। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग फ्रैक्शंस, अलग अलग कंपोनेंट्स वेपराइज हो के निकलेंगे। तो जो 373 केल्विन और 423 केल्विन के बीच में जो प्रोडक्ट हमें मिलता है यहाँ पे, वो होता है पायरोल। इसके बाद में जो ये यहाँ पे जब अपन इस पायरोल को ऑब्टेन कर लेते हैं, उस पायरोल के बाद उसके बाद में अपन है पहले KOH के साथ ट्रीट। KOH के साथ जब हम ट्रीट कराते हैं तो KOH के साथ जब हम ट्रीट कराते हैं
तो पोटेशियोपाइरोल बन जाता है, पोटेशियोपाइरोल। पोटेशियोपाइरोल का मतलब ये है कि N नेगेटिव और K पॉजिटिव। और पोटेशियोपाइरोल के फिर आप क्या करवाओ, स्टीम डिस्टिलेशन कराओ। स्टीम डिस्टिलेशन का मतलब ये है कि जो आप जिसको आप जैसे पोटेशियम पायरोल को आप पहले वाटर के साथ मिक्स करोगे और फिर आप उसको हीट करोगे, तो वाटर की वेपर्स के साथ वो जो कंपाउंड है, वाटर की जैसे जैसे वेपर्स उठेंगी उसके साथ वो कंपाउंड भी वेपराइज होगा, उन्हीं वेपर्स के अंदर वो कंपाउंड उसके साथ वेपराइज होगा वाटर की वेपर्स के साथ, तब हम उसे बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। और स्टीम डिस्टिलेशन से फिर हमें क्या मिलता है, पायरोल मिलता है। तो ये एक मेथड है कोल तार से। अपन ने पहले बेसिक मीडियम में किया, फिर एसिडिक मीडियम में किया, जो प्रोडक्ट हमें मिलते गए लास्ट में फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, तो इस टेम्परेचर पे पायरोल हमें मिला कंडेंस होके। फिर हमने इसको पोटेशियम KOH के साथ ट्रीट किया तो पोटेशियोपाइरोल बन गया, और पोटेशियोपाइरोल को लास्ट में स्टीम डिस्टिलेशन करवाया तो अपन को पायरोल मिल गया। ये इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ओके, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाल नॉर सिंथेसिस। देखो ये प्रिपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डायरेक्ट बाय नेम ये प्रिपरेशंस आती हैं कि पाल नॉर सिंथेसिस ऑफ पायरोल बताओ, ठीक है। तो इनको आप समझ के याद करो। आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर, आपको उसके रिएक्टेंट्स ध्यान रखने हैं कि किन रिएक्टेंट से हम पायरोल बना रहे हैं, क्योंकि अगर रिएक्टेंट्स आपको ध्यान रह जाएंगे तो प्रोडक्ट आप आसानी से बना लोगे उनको, उनमें से कुछ H2O CO2 इस तरह से निकाल के, लेकिन रिएक्टेंट्स ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पाल नॉर सिंथेसिस में जो अपन रिएक्टेंट लेते हैं वो हम लेते हैं 1,4-डाई कीटोन। ओके, अब 1,4-डाई कीटोन का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब ये 1 और 4 पोजीशन पे क्या है, कीटोन बना हुआ है, ठीक है। अब ये कीटोन जो है या तो इसे अपन एल्डिहाइड बना दें, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा सक्सिनल डिहाइड, या जरूरी नहीं है हम सक्सिनल डिहाइड ही लें, यहाँ पे CH3 भी ले सकते हैं, H की जगह आप ये कंपाउंड भी ले सकते हो, आप दोनों जगह CH3 ले लो, तब इसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,5 हेक्सा डाईओन। तो आपको बस 1,4 डाई कीटोन चाहिए, चाहे उसमें आप फिर 1,4 डाई कीटोन लेके एल्डिहाइड लो या यहाँ पे CH3 लो, किसी भी तरीके से उसकी सिंथेसिस करवा सकते हो। पहली चीज, वो डाई कीटोन जो है इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे अमोनिया के साथ। ओके, तो सबसे पहले देखो अमोनिया के लोन पेयर जो हैं वो यहाँ पे अटैक करेंगे, क्योंकि जो कार्बोनिल्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बोनिल दूसरा वाला है H, और इधर की तरफ O-, यहाँ पे आपका NH3 प्लस लग जाएगा, क्योंकि जैसे ही लोन पेयर देगा उसके ऊपर प्लस आ जाएगा। अपना प्लस हटाने के लिए वो एक प्रोटोन निकालेगा और एक प्लस हट जाएगा, वो प्लस कहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ, वो जो H है वो यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पे NH2 रह जाएगा। ओके, इस तरीके से ये एक बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, दूसरा भी अपन इसके अभी भी अब इसके पास वापस लोन पेयर है, तो वापस लोन पेयर है तो ये इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो तब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसको अपन कैसे करा सकते हैं, ये यहाँ पे ये O नेगेटिव हो जाएगा, ये H ऑलरेडी है, NH2 प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड तो थी और एक और लोन पेयर देके बना है, चौथी बॉन्ड 1 2 और ये यहाँ से जुड़ा हुआ था ना, तो 3 बॉन्ड तो थी, और अब ये 4th बॉन्ड जो है ये लोन पेयर देके बनी है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे OH, ठीक है। तो अब इस प्लस को हटाने के लिए H प्लस निकालेगा, अपना H प्लस निकालेगा, तो वो H प्लस फिर कहाँ लग जाएगा, ये NH रह जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे भी OH हो जाएगा।
और लास्ट में क्या होगा, ये वाले जो पास वाले H हैं इनसे ये H2O निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, पायरोल, जो कि इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये होता है पाल-नॉर सिंथेसिस। ओके, और जब तक अमोनिया अटैक करेगा ये सारा प्रोसेस जो है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब रिएक्शन बैक भी जा सकती है टिल अमोनिया, ये जो NH3 का अटैक जब तक पूरा नहीं होगा, रिएक्शन जो है वो किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। ओके, तो ये हो गया अपना पाल-नॉर सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, 1,4 डाइकीटोन लिया और 1,4 डाइकीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई, अमोनिया का अटैक कार्बोनिल्स के ऊपर करवाया, एक ही NH3 ने 2 बार कार्बोनिल्स पे अटैक किया, जो OH है लास्ट में उनसे क्या निकल गया, H2O और पायरोल बन गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है वो है नॉर सिंथेसिस। नॉर सिंथेसिस, इसमें जो अपन रिएक्टेंट्स लेते हैं वो हम लेते हैं अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, एक तो ये लेते हैं अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, प्लस एक हम लेते हैं बीटा कीटो एस्टर, ये दो अपन लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि ये अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर को अपन बना लेते हैं। सबसे पहले तो बीटा कीटो एस्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OET, ये तो हो गया एस्टर, ये इसका अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, बीटा कीटो एस्टर। ओके, अब बोल रहा है अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, इसका मतलब इस अल्फा पोजीशन पे अमीनो जुड़ा होगा, उसको जोड़ने के लिए इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाई है, HNO2 के साथ, जिसको मैं इस तरीके से लिख रही हूं, ये HNO2। ओके, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये H2 है और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या निकाल लेगा, H2O निकाल लेगा, और तब क्या बनेगा, देखो तब बनेगा ये CH3 हो गया, ठीक है, इसके बाद में ये C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड NOH जुड़ जाएगा, जो कि आप कह सकते हो एक ऑक्सिम बन गया, ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET, यही हुआ। अब क्या होगा, अब अगली स्टेप में अपन इसका जिंक पर एसिटिक एसिड के साथ क्या करा देंगे, रिडक्शन करा देंगे। तो रिडक्शन कराएंगे तो अपने को क्या रिएक्टेंट मिलेगा, वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CHNH2, ये पूरी तरीके से रिड्यूस हो जाएगा CHNH2, और यहाँ पे हमें फिर क्या मिल जाएगा, एस्टर। ठीक है, तो ये अपना देखो क्या हो गया, अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर, ये अपन ने बनाया इस रिएक्शन के थ्रू, पहले HNO3 और फिर रिडक्शन विद जिंक एसिटिक एसिड। तो ये हमें अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर मिल गया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे बीटा कीटो एस्टर के साथ। तो एक बार अपन इसको लिख लेते हैं कि हमें करवानी किसकी रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CHNH2 और इधर की तरफ C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया अपना अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर। इसकी रिएक्शन बीटा कीटो एस्टर के साथ करवानी है। अभी मैंने बताया था बीटा कीटो एस्टर क्या होता है, ये होता है क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसका लिखने का तरीका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि रिएक्शन करवा सको। तो अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे कि जो ये एस्टर वाला पार्ट है उसको आप लिखोगे ऊपर, ठीक है, और ये इस तरीके से COCH3, ठीक है, इस तरह से लिखना है कि आपका जो ये NH2 है वो तो उसके कीटो ग्रुप के सामने आए, बीटा कीटो एस्टर के, और
इसका जो कीटो है वो इसके आप कह सकते हो अल्फा एस्टर, अल्फा वाले कार्बन के सामने आए। इसका किसका कीटो, अल्फा अमीनो बीटा कीटो एस्टर का जो कीटो है वो उसके अल्फा कार्बन के सामने आए। अल्फा टू द एस्टर जो कार्बन है, ये अल्फा है, इसी को हम बीटा कह रहे थे, इसके सामने आए। देखो ऐसा क्यों है, अब अपन इसका पहले कराएंगे टॉटोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म में अपन क्या कराएंगे, कीटो से इनॉल फॉर्म बनाएंगे। तो आप देखो कीटो से इनॉल फॉर्म जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये जो इसका H है इसी से बनाएंगे, पास वाले जस्ट पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है, कीटोन के जस्ट पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उससे हम इनॉल फॉर्म बनाते हैं। अब ये रहा कीटोन, इसके पास वाले ये हाइड्रोजन से अपन ये बॉन्ड इधर और ये इधर, इसे हम रेजोनेंस नहीं कहते क्योंकि रेजोनेंस में कभी भी एटम की पोजीशन शिफ्ट नहीं होती। ये H यहाँ आ जाएगा, एटम की पोजीशन शिफ्ट हो गई तो इसे कहते हैं टॉटोमेरिज्म। तो देखो टॉटोमेरिज्म से इस स्ट्रक्चर का तो क्या बनेगा, इसका तो बनेगा CH3C, इधर अपना हो जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C और इधर रह गया एस्टर और इधर आ गया NH2, ये बन जाएगा। और इधर की तरफ जब हम टॉटोमेरिज्म में कराएंगे तो अपना क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड C OH C डबल बॉन्ड OET CH3, ये अपने दो स्ट्रक्चर्स बन गए। अब आप देखो यहाँ पे आपको एलिमिनेट होता दिखेगा। ये जो H है इसको मैं इधर की तरफ लिख लेती हूँ, ये इससे निकाल लेगा H2, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये NH2 था तो इसको भी मैं खोल के लिख लेती हूँ, और यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, एक H2O निकल जाएगा। तो दोनों जगह जब H2O निकल जाएगा तो रिंग जुड़ जाएंगी। तो देखो क्या बनेगा, ये देखो अगर आप इसी को बनाओ तो इधर क्या रह गया अपना C डबल बॉन्ड C रह गया, इस C पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OET। ठीक है, अब H2O निकल गया तो इसका सीधी बॉन्ड कार्बन से बना देती हूँ, नेक्स्ट वाले से इधर की तरफ डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ये किसके थ्रू जुड़ गया, देखो क्योंकि N तो जुड़ा हुआ है, NH, और ये इधर जुड़ जाएगा, और इधर की तरफ भी क्या रह गया, C डबल बॉन्ड OET CH3। तो ये अपना स्ट्रक्चर बन गया। इसका अपन नाम भी दे सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 हैं। यहाँ पे एक एस्टर एज अ सब्सटीट्यूएंट है और एक मिथाइल ग्रुप है। तो एस्टर जब सब्सटीट्यूएंट होता है तो हम उसको लिखते हैं कार्बो इथॉक्सी, क्योंकि इथाइल ग्रुप लिखा हुआ है। तो 2,5 इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,5 कार्बो, 2,5 नहीं है 2,4 है, 2 और 4 पे ही है ना, देखो एस्टर, 2,4 कार्बो इथॉक्सी 3,5 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा, पायरोन।